जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक नंबर 2। टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ानी है आज। लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है। तो एक्सचेंज रेट जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है आपको कि एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट या नॉमिनल एक्सचेंज रेट एक ही बात है। तो जिस तरह कोई भी मार्केट की प्राइस तय होती है, इस तरह करेंसी की प्राइस भी डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। तो जैसे हमने ये पढ़ा था कि एक जो डॉलर है, $1 जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल हम 100 रुपये का कहते हैं, तो 100 रुपया जो है वो $1 की प्राइस है। तो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। तो अब ये है कि एक्सचेंज रेट तय कैसे होंगे। तो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने में एक तो उस करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बनाकर भी समझाता हूँ। और उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे, जहाँ पर एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक बात हो गई। अब इसको समझते हैं। अच्छा जी। तो टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स, लेकिन सबसे पहले ये है कि हाउ टू डिटरमिन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। मैंने अभी आपको एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन बताई कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी in terms of another currency। ठीक हो गया जी। तो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसको हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं और इसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट, और दूसरे को हम कहते हैं वीक एक्सचेंज रेट। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, एप्रिसिएशन, और वीक एक्सचेंज रेट का मतलब ये है डेप्रिसिएशन। अब इसको मज़ीद समझ लीजिए। एप्रिसिएशन या स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि एन increase in the value of a currency, value of the currency as measured by
the amount of foreign currency it can buy more। ठीक हो गया, इट कैन बाय मोर। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ क्या कहलाती है, इसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय मोर। इसका मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, एक तो ये है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ये इसका मतलब अप्रिसिएशन है। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, और वैल्यू ऑफ करेंसी है क्या? वैल्यू ऑफ करेंसी है उस चीज़ की, उस करेंसी की कीमत, और उस करेंसी की कीमत क्या है? जो दूसरी करेंसी है। ठीक है, और उसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर यहाँ से शुरू हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी इट कैन बाय मोर। अगर वो फॉरेन करेंसी को ज़्यादा खरीद सकती है, बाय मोर, अगर वो ज़्यादा खरीद सकती है तो वो समझें कि वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट हो गया उसका, या स्ट्रॉन्ग करेंसी हो गई। ठीक है ना जी। और अगर हम ये चीज़ तो मैंने एप्रिसिएशन के हवाले से बताई है। अब अगर हम डेप्रिसिएशन के हवाले से पढ़ें तो यही वाली डेफिनेशन दोबारा लिख सकते हैं कि आप क्या कहेंगे कि उसमें डिक्रीज इन दी, ये मैं इसकी बता रहा हूँ, अ डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाए तो उसे हम डेप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी कहेंगे। और इसको कैसे मेजर करेंगे? एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय लेस। तो यहाँ पर क्या आएगा? लेस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। ये दो लफ्ज़ है। वैल्यू ऑफ करेंसी अगर फॉल कर जाए तो उसे वीक करेंसी कहते हैं या डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब अ डेप्रीसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी को कहेंगे डेप्रीसिएशन, या फिर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी जो वो ख़रीद सकती है उसको वो कम ख़रीदे तो वो समझ लीजिए ये बाय क्या करे? लेस। ये बाय क्या था? मोर। ठीक है ना। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं कि $1 जो है वो फ़र्ज़ कर लें 100 रुपये का आता है, और अब वही $1 जो है वो 200 रुपये का आए, तो क्या कहेंगे आप? अब ये डॉलर जो है वो करेंसी को ख़रीद सकता है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपया है। इसके यानी $1 के 100 रुपये में $1 आता है। अब वही $1 कितने का आता है? 200 रुपये का $1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डॉलर क्या हो गया? डॉलर डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी, फ़र्ज़ कर लें फॉरेन करेंसी रुपया है, तो डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी के अब ज़्यादा यूनिट ख़रीद सकता है ना। डॉलर कैन परचेज़, फ़र्ज़ कर लें आपकी करेंसी डॉलर है और फॉरेन करेंसी फ़र्ज़ कर लें रुपया है, फ़र्ज़ कर लें, तो डॉलर कैन परचेज़ मोर फॉरेन करेंसी। ठीक है ना जी। और रुपया नहीं करना तो कोई और कर लें, अगर रुपये में मसला आ रहा है तो इसको आप कर लें 1 पाउंड कर लें। ठीक है ना, 1 पाउंड कर लें और वाज़े हो जाएगा। 1 पाउंड कर लिया। ठीक है ना जी। और इसको भी मिटा देते हैं, ये ज़रा और बेहतर हो जाएगा। और अब ये 2 कर लें। अब देखें, अब इसमें फ़र्ज़ कर लें कि यूएसए की करेंसी आपकी करेंसी है और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो फॉरेन करेंसी। तो पहले ये था, अब ये है।
तो इसका मतलब ये है कि डॉलर कैन परचेज मोर फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी यहाँ पे क्या है, पाउंड है। चलें ऐसे कर लें, और डॉलर आपकी करेंसी है। तो आप क्या कहेंगे कि डॉलर क्या हो गया, अप्रिशिएट हो गया ना, बिकॉज इसकी करेंसी की वैल्यू में इसकी, क्योंकि इसकी कीमत, डॉलर की कीमत ये है, और अब वो डॉलर महंगा हो गया है, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय मोर, अब वो फॉरेन करेंसी पहले से ज़्यादा खरीद सकता है ये, ठीक है ना जी। तो इसे हम कहेंगे डॉलर क्या कर गया, एप्रिशिएट कर गया, डॉलर एप्रिसिएशन हो गई। और पाउंड, पाउंड क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। ठीक हो गया, ये मैंने आपको दोबारा से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश किया है। अच्छा, अब आ जाइए कि नेक्स्ट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हम इसको एक्सचेंज रेट, चूँकि प्राइस है तो प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से ही तय होगी ना। तो यहाँ पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूरो, क्वांटिटी ऑफ यूरो, ठीक है जी। और यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो तय करेंगे। तो ये सप्लाई है, सप्लाई कर्व ऑफ यूरो, और ये जो है वो डिमांड कर्व फॉर यूरो। तो ये यूरो की मार्केट है, समझ गए, ये क्या है, यूरो की मार्केट है। और यहाँ पर यूरो की कीमत हम तय कर रहे हैं किस में, डॉलर में। यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ और ये एक्सचेंज रेट आ गया, इसको हम एक्सचेंज रेट को आर कह देते हैं, और ये ई मीन्स इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है ना जी। और यहाँ पर जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम आई है वो ये है, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की आ गई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्सचेंज रेट, इसको हम कह देते हैं R1। इस R1 एक्सचेंज रेट पर डिमांड फॉर जो यूरो है वो थोड़ी है, और सप्लाई ऑफ यूरो ज़्यादा है। जैसे आम गुड की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर डिमांड और सप्लाई आपके सामने है। और इसी तरीके से इस एक्सचेंज रेट पे अगर देखें तो इस एक्सचेंज रेट पर तो ये सप्लाई है और ये डिमांड है, ठीक है ना जी। तो ये ना भी करें तो आपको नज़र आ रहा है कि कितनी जो है वो सप्लाई और डिमांड है, ये आपके सामने है कि इतनी सप्लाई है और इतनी डिमांड है, ये गैप है इसके अंदर। ये एक्सचेंज रेट, इसको हम R2 कह देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस RE पर जो डिमांड फॉर पाउंड है, सॉरी यूरो है, और क्वांटिटी डिमांड फॉर यूरो है, और क्वांटिटी सप्लाई फॉर ऑफ यूरो है, वो क्या है, बराबर है। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। तो ये वाला सिंबल जो है वो यूरो के लिए होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूरो। यूरो जो है वो करेंसी है किसकी, यूरोपियन यूनियन के ममालिक की, ठीक है। वो 10 अपना 20-25 मुल्क हैं, उनकी करेंसी यूरो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, ठीक हो गया जी। और यूरो की जो कीमत होगी, जारी सी बात है किसी और करेंसी में होगी ना, जैसे अभी हमने कहा था कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो वो उसकी क्या होगी, एक्सचेंज रेट कहलाएगा। तो आप यूरो का अगर प्राइस तय करना चाहते हैं तो किसी भी करेंसी में तय हो सकती है। जैसे अगर आप डॉलर में करना चाहते हैं तो वो बन जाएगा डॉलर रुपी, सॉरी डॉलर यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट, यानी 1 यूरो जो है वो कितने का आता है। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी कि वो कोई तो एक्सचेंज रेट आप बता सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी 2
या 1 ही कर लें, यानी $1 का आता है, तो ये $1 जो होगी वो इस 1 यूरो की कीमत कहलाएगी, क्योंकि दिस इज द प्राइस। तो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट बन गया, इसे हम कहेंगे यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट, ठीक है। और यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट को हम कहेंगे ई, और फिर यूरो का सिंबल और फिर डॉलर का सिंबल, ये यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट बन गया। और फर्ज कर लीजिए कि ये कुछ है, और ये कहाँ पे है, ये 1 का मैंने बात किया है, और ये फर्ज कर लें ये है एट R2 का मतलब ये है, ये वाला एक्सचेंज रेट है R2 पे। R2 का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 यूरो जो है वो कितने का आ जाता है, वो 1 का आ जाता है, यानी $1 का आ जाता है। और ये फर्ज कर लीजिए कि 1 यूरो जो है वो 1.5 डॉलर का आ जाता है, ठीक है ना जी। और ये वाला एक्सचेंज रेट फर्ज कर लीजिए ये आता है 1 यूरो इज इक्वल टू $2। तो ये 3 एक्सचेंज रेट आपके सामने आ गए, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सचेंज रेट को इसने आर से डिनोट किया हुआ है, तो आप भी आर से ही कर दें, ठीक है जी, ये आर लिख दें आप। तो ये असल में हमने यूरो की कीमत तय की है, और यूरो की कीमत किस में तय की है, डॉलर में तय की है, इसलिए डॉलर आ गया। अगर ये 1 साथ ना भी लिखूं, सिर्फ लिख दूं $2, $1.5 या $1, तो फिर भी इसका यही मतलब है 1 यूरो की कीमत जो है वो तय हुई है। तो ज़रूरी नहीं लिखें, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी ये R1 का मतलब ये है, RE का मतलब ये है, और R2 का मतलब ये 3 एक्सचेंज रेट आपके सामने हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जो एक्सचेंज रेट है एट R1, तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो सप्लाई है किसकी, यूरो की, वो ज़्यादा है किससे, डिमांड से यूरो की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सरप्लस है, सरप्लस ऑफ यूरो करेंसी, ठीक है ना जी। और अगर हम इसको चेक करें R2 पे, R2 पे देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि डिमांड यूरो की जो है वो ज़्यादा है किससे, सप्लाई ऑफ यूरो से। तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा लेकिन सप्लाई कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ यूरो करेंसी। तो जिसकी शॉर्टेज होती है उसकी कीमत में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली दोबारा से इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आपने ई पॉइंट का नाम दिया हुआ है। और इसका मतलब यह कि इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में एक्सचेंज रेट जो है, जो कि यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट है, वो बढ़ेगा, और इसके नतीजे में जो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट है वो गिरेगा, क्योंकि ये प्राइस है उसकी। तो फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आप आ जाएंगे। तो ये बातें समझ आ गई आपको। तो यहाँ पर ए से बी तक आपको नज़र आ रहा है सरप्लस, और यहाँ पर सी से डी तक जो है वो आपको क्या नज़र आ रही है, शॉर्टेज नज़र आ रही है करेंसियों की। और ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिटर्मिन होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज आपके सामने यहाँ पर फर्ज कर लीजिए कि लोकल करेंसी जो है वो क्या है, वो है यूरो, और फॉरेन करेंसी क्या है, वो है डॉलर। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट आ गया आपके पास, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अच्छा, अब ये है कि
इसको अगर हम मज़ीद समझ लें, इसको हम मज़ीद समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सचेंज रेट जैसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो RE है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, वो है 1 यूरो इज़ इक्वल टू, उसकी कीमत है डॉलर में $1.5। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। अब इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से एक्सचेंज रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे R1 जो है, एट R1 एक्सचेंज रेट क्या है, वो है 1 यूरो इज़ इक्वल टू $2। इसका मतलब क्या है, ये आपके सामने R1 कि वो बढ़ गया है। अब एक्सचेंज रेट ये मतलब सॉरी, यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो है वो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया है, और अब जो कीमत है यूरो की वो ज़्यादा हो गई है। और वो कितनी हो गई है, वो 1, पहले कीमत उसकी थी 1.5, अब कीमत हो गई है 2। तो इसका मतलब जब कोई करेंसी दूसरी करेंसी के ज़्यादा यूनिट खरीदती है तो उसका मतलब होता है कि वो अप्रिशिएट कर जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का मतलब ये है कि यूरो जो है वो अप्रिशिएट हो गया है। यूरो अप्रिशिएट होने का मतलब ये है कि यूरो कैन बाय मोर फॉरेन करेंसी, ठीक है, ज़्यादा फॉरेन करेंसी के यूनिट्स जो है वो बाय कर सकता है, जो आपके सामने है। मोर फॉरेन करेंसी, जैसे हमने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया था, मोर ऑफ द फॉरेन करेंसी इट कैन बाय। ओके, तो ये यूरो क्या कर गया, एप्रिशिएट कर गया है। पहले वो 1.5 का था, अब वो $2 का हो गया है। अब आप ही बताइए कि इसका क्या मतलब होगा, इसका नतीजा क्या होगा। ये इसका मतलब इन अदर वर्ड्स कि यूरो जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। यूरो एक्सपेंसिव हो गया ना, पहले $1.5 का आता था, अब $2 का आता है। यूरो महंगा हो गया। जब यूरो महंगा हो गया तो इसका मतलब ये है कि यूरोपियन प्रोडक्ट्स महंगी होगी। किन के लिए, अमेरिकन के लिए। अमेरिकन, दूसरी कंट्री हमने यूएस से डॉलर लिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका नतीजा ये निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूरो कंट्रीज वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और सिंपल वर्ड्स में कर लें तो इसका मतलब ये है कि यूएसए जो होगा वो क्या करेगा, यूएसए वुड इंपोर्ट लेस फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, because euro is expense now। तो अब इसका मतलब ये कि यूरो एक्सपेंसिव हो गया, तो वो उन्होंने यूरोप से खरीदना भी कम कर दिया। इंपोर्ट का मतलब होता है बाय, इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, बाय। तो बाय कम करेगा, क्योंकि अब उन्हें पहले एक एक यूरो की अगर कोई चीज़ आती थी तो वो पहले $1.5 दे के ले लेते थे। अब उन्हें एक यूरो की चीज़ के लिए $2 देने पड़ेंगे, तो उनको ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। तो जब ये चीज़ होगी
तो वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करेंगे। जब वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करेंगे, यानी यूरोपियन डिमांड फॉर यूरोपियन प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर यूरोपियन प्रोडक्ट्स बाय यूएसए फॉल हो जाएगी, तो वो उनकी करेंसी की डिमांड भी कम करेंगे। सो डिमांड फॉर यूरो वुड बी लेस, तो फिर डिमांड यूरो की भी कम हो जाएगी। मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था कि जिस मुल्क की कमोडिटीज़ की डिमांड होती है उस मुल्क की करेंसी की भी डिमांड होती है। जिस मुल्क की कमोडिटी की डिमांड नहीं है उस मुल्क की करेंसी की भी डिमांड नहीं है। जब उसकी करेंसी महंगी हो गई है तब उसकी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब चीज़ें महंगी हो गई हैं तो चीज़ नहीं खरीदेंगे तो डिमांड करेंसी भी नहीं खरीदेंगे। करेंसी से ही कमोडिटीज़ को खरीदना था ना, तो वो भी नहीं खरीदेंगे वो। तो ये रिजल्ट नज़र आ गया आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि जब भी यूरो अप्रिशिएट करेगा तो यूरोप की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी, यूरोप की एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, ये नतीजा निकलेगा। और इसी तरीके से जब इसका मतलब ये है कि बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ये जो भी मैंने बात समझाई थी आपको, तो उससे डिमांड फॉर यूरो क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर यूरो वुड बी लेस। तो यही चीज़ आप डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डिमांड यूरो की कितनी हो गई, ये समझ रहे हैं, और सप्लाई कितनी है ये, तो ये गैप क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर ये। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले डिमांड ये थी इस जगह पे थी, अब वो डिमांड कम हो के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि महंगा हो गया है यूरो, इसलिए यूरो की डिमांड भी कम हो जाएगी। यूरो की डिमांड करनी किसने है, ये भी ज़हन में रखें। यूरो की डिमांड उन्होंने ही करनी है जिन्होंने यूरोप की कमोडिटीज़ को ख़रीदना है। यूरोप की कमोडिटीज़ किन्होंने खरीदनी है, वो फ़र्ज़ कर लें अमेरिका ने खरीदनी है। तो अमेरिका कहता है कि जब यूरोप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हो गई हैं तो फिर मैं यूरोप की प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदूंगा, तो फिर मुझे यूरोप की करेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो यूरोप की करेंसी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट के बढ़ने के नतीजे में डिमांड फॉर यूरो जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना जी। डिमांड फॉर यूरो करनी है यूरोप के अलावा मुल्कों ने, और सप्लाई ऑफ यूरो किसने देनी है, खुद यूरोप ने। यूरोप सप्लाई करेंसी किसकी है ये, यूरो, ये यूरोपियन कंट्रीज की ना, तो सप्लाई भी वही देंगे करेंसी, उस करेंसी की। तो ये भी जरा ज़हन में रखें कि डिमांड फॉर यूरो खुद वो मुल्क नहीं कर रहा जिसकी वो करेंसी है, यानी यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर रहे डिमांड फॉर यूरो। वो किसकी कर रहे हैं डिमांड, वो तो दूसरे मुल्क कर रहे हैं जिन्होंने उस चीज को, यूरोपियन कंट्रीज की चीजों को खरीदना है, इस वजह से। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिन यूरोपियन फर्म्स ने उन प्रोडक्ट्स को बेचना है वो कहेंगे हमें यूरो में पेमेंट करें। समझ गए ना, ये चीज है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरह से समझ लीजिए, यहां से तो मैंने ये बताया ना आपको कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो क्या होगा ये। अब अगर फर्ज करें कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो जाता है, वो यानी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट तो 1.5 है ना, तो वो 1.5 से, यानी अगर वो मैं बात कर रहा हूँ एट R2, अगर R2 पे हम आ जाएं तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है 1 यूरो जो है वो फर्ज कर लीजिए $1 का हो जाता है। ये अब देखें अब क्या हुआ है। अब पहले तो ये हुआ था ना कि एक्सचेंज रेट 1 यूरो 1.5 से 1 यूरो $2 पे चला गया था। अब देखें अब ये 1.5 से कहाँ पे आ गया है, अब ये 1.5 से $1 पे आ गया है, यानी कम हो गया है। ये बात समझें, पहले ये चीज़ हुई थी, तो इस चीज़ को
हम कहेंगे कि एक्सचेंज रेट जो है कौन सा, यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया, क्योंकि पहले 1.5 था, अब 1 हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूरो क्या हो गया है, यूरो डेप्रिशिएट हो गया है। यूरो डेप्रिशिएट्स, यूरो डेप्रिशिएट्स का मतलब ये है कि यूरो जो है वो अब क्या हो गया है, चीपर हो गया है। क्योंकि यूरो की कीमत पहले कितनी थी, 1.5 थी, अब 1 होगी, तो सस्ता हो गया ना यूरो। एक यूरो पहले 1.5 का आता था, अब वही एक यूरो $1 का आता है, तो सस्ता हो गया। जब चीपर हो गया तो क्या होगा, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज या यूरो कंट्रीज, उनकी चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सस्ता जो हो गया। या इसको इस तरह लिख लीजिए कि यूएसए अगर करता है, यूएसए की बात करते हैं कि यूएसए अब क्या करेगा। पहले यूएसए को एक $1.5 दे के एक पाउंड मिलता था, एक यूरो मिलता था, अब $1 दे के एक यूरो मिलता है, तो यूएसए खुश है। अब यूएसए वुड इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब मैंने अभी बताया बाय है, बाय मोर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। क्यों? बिकॉज बिकॉज यूरो इज cheaper now, so demand for euro would be would sorry would be high। अब डिमांड क्या होगी यूरो की, अब हाई होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा तो डिमांड फॉर यूरो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हाई है। डिमांड फॉर यूरो क्या होगी, बढ़ जाएगी, हाई है। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इसी तरीके से ये जो है वो ऊपर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये लेस, ये नीचे जाएगी डिमांड। तो ये डिमांड के साथ रिलेशनशिप आपको समझ आ गया ना कि नेगेटिव है। और ये चीज़ आपको R2 पे नज़र भी आ जाएगी, ये देखें R2 पे, तो R2 ये है, और R2 पे आपको डिमांड ज़्यादा नज़र आ रही है, सप्लाई इतनी है, ये गैप है इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्योंकि जब एक्सचेंज रेट नीचे आएगा तो अमेरिका ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा यूरोपियन कंट्रीज से। जब चीज़ें ज़्यादा खरीदेगा यूरोप से, तो यूरोप की करेंसी की डिमांड करेगा ना, और यूरोप की करेंसी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब ये है कि ये मैंने आपको समझा दिया सारा। अब ज़रा बुक पे आए। बुक पे आए जी, ये बुक है, तो इसमें ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है। ठीक है, ये वही चीज़ है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और ये उनके उसमें फ़र्क है, सारी चीज़ें ये मैंने बता दिया। तो ये फॉरेन एक्सचेंज, तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डायग्राम है जो सिर्फ इक्विलिब्रियम आपको बता रहा है। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे ई, और डिफरेंट मैंने एक्सचेंज रेट अज्यूम किए हैं कि यहाँ पे फ़र्ज़ कर लीजिए जो मैंने भी आपको बताया था कि इस एक यूरो की कीमत जो है वो डॉलर में 1.5 है। इधर भी मैंने फ़र्ज़ किया था कि चूँकि इससे नीचे तो कम ही होगा ना, तो 1 कर दिया था, और इससे कर दिया था कि 1 यूरो इज़ इक्वल टू $2। तो ये डिफरेंट एक्सचेंज रेट हमने अस्यूम कर लिए थे, ऐसे ही है ना जी।
तो बहरहाल ये सारा ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, और इसमें ये ए पॉइंट समझा दिया, बी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि क्या होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीज़ें, ठीक है ना जी। ये मैंने डिस्कस की अभी तक आपसे, ये वाला ग्राफ की। अच्छा, मजीद अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आपकी मर्जी, जैसे इसने हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करके बताया हुआ है कि इस R1 एक्सचेंज रेट पे डिमांड इतनी और इस जगह पे सप्लाई इतनी है, तो इतना गैप है। ना भी करें तो यहाँ से भी नज़र आ ही रहा है, ये वाली चीज़ भी एक ही बात है। और इसी तरीके से इस एक्सचेंज रेट पे देखें तो डिमांड इतनी है ना, और सप्लाई इतनी है, तो इतना गैप है। ये चीज़ यहाँ भी नज़र आ रही है, और ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज की वैल्यू है, तो वो कोई मसला नहीं है। ये अगर हेल्पिंग लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो करके भी देख सकते हैं, वरना ये लाइनें भी बता रही हैं जो आपने ये वाली खींची हुई हैं, ठीक है ना जी। तो ये तीनों एक्सचेंज रेट मैंने आपको समझा दिए हैं। ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, और ये दोनों जो है डिसइक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को या फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए दो चीज़ें और भी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट, ये भी मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश किया है। और ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये स्पॉट मार्केट की कर रहे हैं, यानी इमीडिएटली एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो रहा है यहाँ पे। तो यही लिखा, फिगर 1 रिप्रेजेंट स्पॉट मार्केट ऑफ द यूरो। तो ये यूरो की बात हो रही, क्योंकि ये यूरो का एक यूरो की सप्लाई आ रही है देखें, और यूरो की डिमांड आ रही है, ठीक है ना जी। तो ये यूरो का एक्सचेंज रेट डॉलर में तय हुआ है, यानी यूरो का एक्सचेंज रेट डॉलर में तय होने का मतलब ये है कि यूरो की कीमत जो है वो डॉलर में तय की है हम लोगों ने, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट आर करेंसी ट्रेडर। इस मार्केट के अंदर कौन है बायर? बायर कौन है, सेलर कौन है? वो करेंसी ट्रेडर्स हो सकते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, और करेंसी स्पेकुलेटर्स हो सकते हैं। ये तीन तरह के इसमें करेंसी को खरीदने वाले और करेंसी को बेचने वाले लोग हो सकते हैं। करेंसी के ट्रेडर्स, यानी करेंसी के ट्रेडर्स मींस के जो कौन है वो, जो कमर्शियल बैंक्स हैं या करेंसी स्पेकुलेटर्स हैं। फिर अगली चीज ये है कि एक्सचेंज रेट जो है appreciate an important point in the understanding figure 1 is to appreciate that the foreign exchange, yani foreign exchange means foreign forex dealers are the market makers that demand the euro रिप्रेजेंट द टेलीफोन कॉल्स। ये समझा रहा है कि डिमांड फॉर डॉलर का, डिमांड फॉर यूरो का क्या मतलब है। डिमांड फॉर यूरो का मतलब ये है कि जो फॉरेक्स डीलर्स हैं, फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो विश करते हैं कि हम यूरो को खरीदना चाहते हैं। तो डिमांड फॉर यूरो मींस हु विश टू बाय यूरो। वो कौन लोग हैं? वो ये सारे लोग बता दिए, जो कि फॉरेक्स डीलर्स, फर्म्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकते हैं, जो करेंसी को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उसने सप्लाई ऑफ यूरो का मतलब समझाया। सप्लाई ऑफ यूरो का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो उस यूरो को बेचना चाहते हैं, सेल यूरो। डिमांड का मतलब है बाय यूरो, और सप्लाई का मतलब है सेल यूरो। ये वही तीनों हो सकते हैं, यानी फॉरेक्स डीलर्स, फ्रॉम फर्म्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ये तीनों तरह के एंटिटीज जो हैं वो विश करती हैं कि हम यूरो को सेल करना चाहते हैं। तो दो चीज़ें समझाई हैं, डिमांड फॉर यूरोस एंड सप्लाई ऑफ यूरोस। तो वो कौन करेंगे? वो ये तीनों करेंगे। और क्यों करेंगे? उनके अपने अपने मुफादात हैं, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के लाज हैं। अब वो क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। फॉरेक्स डीलर जो होते हैं वो प्रॉफिट दो तरह से कमाते हैं। वो दो तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। पहला, देखें, उनको नजर आता है कि जब वो समझते हैं कि ये चीज, ये करेंसी की कीमत कम है, उस वक्त वो उसको खरीद लेते हैं। और फिर जब उन्हें लगता है कि करेंसी की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है तो उस वक्त वो बेच देते हैं। और इनका जो मार्जिन होता है वो बड़ा माइनर सा होता है, लेकिन चूंकि ये बड़े लार्जर वॉल्यूम की सेलिंग और बाय करते हैं, इस वजह से उनको कुछ प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो करेंसी
जो खरीद रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो हैं वो किस तरीके से करते हैं, इधर हमारे मुल्क में इन्हें हम एएमसीज कहते हैं। एएमसीज कहते हैं ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स। तो वो क्या करते हैं, ये फॉरेक्स डीलर जो फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, तो वो जब किसी करेंसी का लोअर रेट होता है उस वक्त वो उसको बाय कर लेते हैं, और जब थोड़ा सा उसका कीमत हाई होती है फिर थोड़ा सा चार्ज करके ना उनसे कमीशन लेके उसको बेच देते हैं। समझ गए ना। यही काम जो है आपको एयरपोर्ट पे नजर आएगा। डिफरेंट आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं तो वहां पर भी आपको ये डीलर्स बैठे हुए नजर आएंगे। वो आपसे छोटे थोड़े से प्रॉफिट के लिए आपसे वो ले लेंगे थोड़ा सा मार्जिन रख के। और फिर बहुत सारे लोग चूंकि एयरपोर्ट पे आते हैं, कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बहुत ही बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं, तो वहां पर वो उसको ये काम कर रहे होते हैं थोड़े से प्रॉफिट के लिए। लेकिन लेकिन जब उन्होंने करेंसी खरीदी होती है वो उस वक्त एक्सचेंज रेट कम होता है, जब वो बेचते हैं तो थोड़ी सी हाई पे बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। यही हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो करेंसी की एप्रिसिएशन पर उसको बेच देते हैं, उस वक्त तक होल्ड किए रखते हैं जब तक करेंसी जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर जाती। क्योंकि वो पहले खरीदते ही इस बेस पे हैं कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी, और जब वो समझते हैं कि इनकी कीमत अब ऊपर चली गई है, अब इससे ज़्यादा ऊपर और नहीं जाएगी, तो फिर वो बेच देते हैं उसको। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक प्लॉट खरीद लेते हैं और आप समझते हैं कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाती है और आप समझते हैं कि अब ये बेहतर कीमत है तो आप बेच देते हैं। इस तरह करेंसियां भी लोग खरीद के रखते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, और फिर जब उसका अप्रिशिएट करती है वो करेंसी तब वो उसको बेच देते हैं। लेकिन और जब तक वो अप्रिशिएट नहीं करती तब तक वो होल्ड किए रखते हैं, वेट करते हैं, और जब वो समझते हैं कि अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया है तो तब वो उसको बेच देते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना जी। यही चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, बाकी ये एक्सचेंज रेट के हवाले से स्टोरी है सारी, वो मैंने आपको बता दी कि एक्सचेंज सरप्लस ऑफ करेंसी और जो शॉर्टेज ऑफ करेंसी के हवाले से मैंने डिस्कशन की है कि जब भी यहाँ पे इस एक्सचेंज रेट पे देखें तो आपको सरप्लस नज़र आएगा R1 के ऊपर, है ना, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उसका नतीजा ये होता है कि एक्सचेंज रेट नीचे आ जाता है। और जब आप R2 पे आते हैं तो R2 पे आप देखें तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज की वजह से एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है। यही चीज़ आगे समझाई जा रही है आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब ये दो बातें और पढ़ते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं वो बाजुकात कीमत जो है क्यों चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट गिर जाए। वाई वाई रिड्यूस द एक्सचेंज रेट, वाई दे वांट दैट द एक्सचेंज रेट शुड डिक्रीज। और फिर आगे पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स क्यों चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाए। तो ये उसकी दो दो वजूहात हैं जो हम पढ़ते हैं, चार टोटल रीजन है। अच्छा, अब उसमें पहली जो रीजन है वो ये है कि बाजुकात फॉरेन एक्सचेंज रेट इतने ज्यादा हाई चले जाते हैं कि यानी ये देखें ना, इफ द रेट्स आर टू हाई दे विल बी बाइंग इन द करेंसी दैट कैन नॉट देन सेल। अब वो कहता है कि वो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा रेट कम रहे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भी एक्सचेंज रेट ऊपर चले गए तो फिर तो कोई उसको खरीदेगा ही नहीं, इतनी महंगी करेंसी को कौन खरीदेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि कीमत थोड़ी सी नीचे आ जाए, और उसके लिए वो चाहते हैं कि जब नीचे आएगा तब हम उसको खरीदेंगे। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कीमत करेंसी की इतनी भी ना बढ़े कि वो कोई खरीदे ही ना उसको। और अगर उन्होंने खरीद ली और जब सस्ती थी तब खरीद ली, और अब वो समझ रहे हैं कि ये तो बहुत महंगी हो गई है और अब तो इसको हम बेचना भी चाहते हैं तो बेच नहीं सकते, हालांकि कीमत ज़्यादा है, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि उसको कम कीमत पे ही बेच दें, प्रॉफिट कमाए बगैर ही, क्योंकि वो करेंसी इतनी महंगी है कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उसको निकालने वाली करते हैं। फिर अगली चीज़ ये है कि क्यों वो कम करना चाहते हैं कीमत, क्योंकि उन्हें बाज़ औक़ात खदशा होता है कि लॉस हो सकता है। अपने रिस्क को कम करने के लिए, कैपिटल लॉस जो उनको हो रहा होता है उसको कम करने के लिए, फिर वही बात है कि वो ये समझते हैं कि डीलर ये समझता है कि रेट बहुत हाई है और फिर ये बहुत जल्द ही गिर जाएगा। ये दो चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी रेट बहुत ज्यादा ज्यादा हाई है और अभी कुछ देर तक ये गिर जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो
जो स्टॉक उसने खरीदा होता है ज़्यादा उसके ऊपर हाई एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो उसको बेचने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो गिर गिर जाए तो फिर और ज़्यादा उसको लॉस होगा। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो नीचे आए, और जितना उसके पास स्टॉक है ना, सप्लाई ज़्यादा है, वो जितनी उतनी ज़्यादा उसको बेच के अपना प्रॉफिट अर्न कर ले। तो ये दो रीजंस हो सकती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो क्यों चाहते हैं कि कीमत ऊपर जाए। जाहिर सी बात है कि वो ये चाहते हैं कि जब उन्होंने खरीदे हैं तो कीमत लो पे खरीदे होंगे, अब वो चाहते हैं कि ज़्यादा ऊपर कीमत जाए ताकि उनको प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट अर्न करें। इसलिए वो चाहते हैं कि क्योंकि ज़्यादा हाई प्राइस जो है वो सेलर को अट्रैक्ट करेगी कि वो सेल करे करेंसी को, उसको बेच दे। और दूसरा जाहिर सी बात है कि कैपिटल गेन होता है, तो वो कैपिटल हाई रेट के ऊपर वो उनको कैपिटल गेन होगा, और वो कैपिटल गेन के लिए उस करेंसी को बेच देंगे। तो ये सारी चीजें जी समझ आ गई। अगली चीज ये है कि ये जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा शार्पली होती हैं, और एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है। ये नहीं होता कि एक्सचेंज रेट जो है वो बड़ी देर बाद जाके ऊपर नीचे जाएं, यानी ये बहुत मिनट्स के अंदर, विद इन मिनट्स जो है इनकी एडजस्टमेंट हो जाती हैं। और नॉर्मली इनका जो रेट होता है वो पूरी तमाम दुनिया के अंदर एक जैसा ही हो जाता है। और अगर आप ये समझते हैं कि एक किसी फाइनेंशियल सेंटर के ऊपर या किसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर दुनिया में एक करेंसी सस्ती है, तो आप उसको खरीद लें और फिर उसको दूसरे फाइनेंशियल सेंटर पे किसी और मुल्क की एक्सचेंज रेट में उसको बेच दें करेंसी सेंटर पे, तो वो फिर आप बेनिफिट ये उठा सकते हैं। और इसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में आर्बिट्रेज कहते हैं, ARBRITAG, आर्बिट्रेज कहते हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। यानी जब आप सस्ती करेंसी लेके महंगी बेच देना, महंगी करके बेचना, आर्बिट्रेज कहलाता है। अच्छा, ये टॉपिक समझ आ गया। इसके बाद जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स डिटरमिंग द डिमांड एंड सप्लाई फॉर ए करेंसी। कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे करेंसी की डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आती हैं या डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होती है। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि एक्सचेंज रेट जो है उसके फॉल करने से डिमांड फॉर करेंसी उसमें इजाफा होता है, और एक्सचेंज रेट के बढ़ने से जो है वो डिमांड में कमी आ जाती है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है करेंसी का, और सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये भी हमने आम सप्लाई कर्व जैसे कमोडिटी के होते हैं वैसे करेंसी के भी पढ़े हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डिमांड का एक्सचेंज रेट के साथ रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है, जैसे आम तौर पर किसी भी कीमत के साथ होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक्सचेंज रेट जो है यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो कम होगा तो डिमांड फॉर यूरो जो है वो बढ़ जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से अगर ये कम होगा एक्सचेंज रेट यूरो डॉलर, तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ जाएगा तो वो कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की गई है कि जब भी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है तो आप ये समझिए इस चीज़ को कि वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट डिनोमिनेटेड इन दैट करेंसी वुड आल्सो फॉल, है ना। ये वही बात है कि एक चीज़ जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिकन वो चीज़ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो, और पहले एक्सचेंज रेट 1.5 है, यानी एक पाउंड का, सॉरी एक यूरो का, एक यूरो 1.5 डॉलर का आता है, और अब वो वही यूरो, एक यूरो जो है वो $1 का आता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए यूरोपियन प्रोडक्ट सस्ती होगी ना। तो जब वो सस्ती होगी तो वो डिमांड फॉर यूरोपियन प्रोडक्ट ज़्यादा करेंगे। जब वो डिमांड फॉर यूरोपियन प्रोडक्ट ज़्यादा करेंगे तो फिर डिमांड फॉर यूरो भी ज़्यादा करेंगे, इसलिए डिमांड फॉर यूरो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यही चीज़, इसको हम ट्रेड इफेक्ट्स कहेंगे। और इसका अगर उलट कर लें कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट नहीं करता बल्कि अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज है वो फॉल कर जाएगी।
और यूएसए जो है वो इंपोर्ट कम करेगा यूरोपियन कंट्रीज से, और यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो इंपोर्ट कम करेंगे, और इंपोर्ट कम करने का मतलब है कि इनकी यानी यूरोपियन कंट्रीज की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, उनकी इंपोर्ट यूरोप अपना अमेरिका की जो इंपोर्ट है वो यूरोप की एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी, तो उनकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी तो उनकी इंपोर्ट कम हो जाएगी, दोनों पे फर्क पड़ा। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को जमा करें तो ट्रेड कहलाती है, ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ठीक है ना जी। तो ये ट्रेड इफेक्ट्स हैं, इसकी एग्जांपल अब आप पढ़िएगा, मैं अभी आपको समझा दिया। नंबर 2 ये है कि पोर्टफोलियो इफेक्ट्स। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो वैसे कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स, पोर्टफोलियो का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स। वैसे पोर्टफोलियो का मतलब होता है बैग, अगर डिक्शनरी फॉर्म में देखें ना तो इसका मतलब है बैग, थैला। लेकिन पोर्टफोलियो का मतलब फाइनेंस में क्या है, कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ द एसेट्स, अ बैग ऑफ एसेट्स, ऐसे समझ लीजिए। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जब आप कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी फाइनेंशियल एसेट आप खरीदते हैं, उसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वो फॉरेन की भी हो सकती है कि आप यहाँ बैठ के अमेरिका की किसी कंपनी के शेयर खरीद लें, या वो आपकी कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद लें, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब आप बताइए कि अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है, तो एक्सचेंज रेट फॉल करने का मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, वो सस्ती हो जाएगी ना। यानी एक्सचेंज रेट कम होने से फॉरेन फॉरेन जो एसेट्स हैं वो भी तो सस्ते हो गए ना। यानी फॉरेन अगर वही एग्जांपल अगर अमेरिका और यूरोप की ले लें, तो और अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो एक बॉन्ड है या शेयर है, पहले अगर वो $1.5 का आता था, तो अब वही शेयर या बॉन्ड जो है वो $1 का आता है, तो वो ज़्यादा वो खरीदेंगे, फिर उनकी इक्विटीज़ या बॉन्ड्स उनको सस्ती होगी ना, चीपर होगी, तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसका मतलब उसके नतीजे में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी। यानी एक्सचेंज रेट अगर अगर यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट गिरता है तो उससे यूरोप की कमोडिटीज़ की डिमांड भी बढ़ेगी, और यूरोप की जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी डिमांड में भी इजाफा होगा। ये पोर्टफोलियो फैक्ट्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है ना जी। क्योंकि अब उनको वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा अमेरिकन को कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें अपना, और यील्ड ज़्यादा जो है वो गेन करें। लेकिन अगर उलट हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनको लॉस होगा। और तीसरी जो बात है वो स्पेकुलेटिव इफेक्ट्स हैं। तो स्पेकुलेटिव इफेक्ट्स में क्या होता है कि जब एक्सचेंज रेट कम होता है, तो मैंने पहले भी बताया आपको, तो उस वक्त जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो उस करेंसी को ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ती हो रही होती है, सस्ती कोई भी चीज़ हो वो खरीद लेते हैं, और फिर जब महंगी होती है फिर वो उसको बेचते हैं, यानी गेन के लिए। इसका मतलब जब भी एक्सचेंज रेट गिरेगा तो उस करेंसी की डिमांड में इजाफा होगा, क्योंकि लोग उसको खरीद के होल्ड कर लेंगे जो स्पेकुलेटर्स होंगे, और फिर जब वो अप्रिशिएट करेगी, महंगी होगी, तब वो बेच देंगे, ठीक है ना जी। तो ये आ गया डिमांड फॉर करेंसी का एक्सचेंज रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप, और उसके पीछे ये 3 फैक्टर्स। अब आ जाइए सप्लाई ऑफ द करेंसी। सप्लाई ऑफ द करेंसी कौन देता है? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने करेंसी को होल्ड किया होता है, और फिर वो विश करते हैं कि हम इसको सेल करेंगे। कब सेल करेंगे? जब उन्हें नजर आता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो ज्यादा हो गया है, ज्यादा एक्सचेंज रेट पे वो ज्यादा सप्लाई करेंगे करेंसी की, जाहिर सी बात है, और और वो उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी उस वक्त जब एक्सचेंज रेट कम होगा, और सप्लाई उस वक्त ज्यादा हो जाएगी जब एक्सचेंज रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर लिखा था डिमांड के साथ, चूंकि नेगेटिव था, तो यहाँ लिखा था सप्लाई डिमांड फॉर फॉर करेंसी एक्सटेंड्स एज एक्सचेंज रेट फॉल्स, ये नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ लिख रहे हैं कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कम होगी जब एक्सचेंज रेट क्या करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, यानी कम होगा, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सप्लाई के साथ सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट यानी एक्सचेंज रेट जो है यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट अगर कम होगा तो सप्लाई ऑफ यूरो जो है वो भी कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये क्लियर होगी बात आपको, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इसका इसके साथ क्या था, नेगेटिव रिलेशनशिप था।
अब ऐसा क्यों होता है, उसके भी जारी सी बात है कि फैक्टर्स हैं, उसके भी 3 फैक्टर्स हैं। वही 3 फैक्टर्स जो भी हमने उधर पढ़े थे वही सप्लाई साइड पे हैं, वही डिमांड साइड पे हैं। तो यहाँ पर ट्रेड इफेक्ट्स हैं पहले, फिर नेक्स्ट जो है वो पोर्टफोलियो इफेक्ट्स हैं, और फिर स्पेकुलेटिव इफेक्ट्स हैं। ये 3 इफेक्ट्स हैं। तो ये तीनों इफेक्ट्स जो हैं वो मैं आपको पहले डिमांड साइड पे समझा चुका हूँ। सप्लाई साइड पे मैं आपको इधर लिख के भी समझा देता हूँ। ये देखें, यानी सप्लाई ऑफ यूरो कम हो जाएगी जब एक्सचेंज रेट यूरो डॉलर यूरो डॉलर यूरो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट कम होगा, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी रीजंस मैंने भी आपको बताई कि क्या है। उसकी वजह ये है कि परचेजिंग पावर ऑफ यूरोपियन पर्सन्स वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी एज इंपोर्टेड यूएसए प्रोडक्ट्स आर नाउ मोर एक्सपेंसिव। ये समझ आई बात? क्यों बोला? देखें ना कि अगर जो एक्सचेंज रेट है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे पहला हेडिंग है ट्रेड इफेक्ट्स। ट्रेड इफेक्ट्स से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि एक्सचेंज रेट जो है, इफ एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरो एंड डॉलर इज, और वो है जी 1 यूरो इज इक्वल टू $2। और फर्ज करें कि यूएसए प्रोडक्ट प्राइस इज $10,000। ये फर्ज कर लेते हैं। ये एक्सचेंज रेट है और एक्सचेंज रेट ये है, और यूएसए की जो प्राइस है ना, किसी भी चीज़ की कीमत वो फर्ज कर लीजिए 10,000 की आती है, $10,000 की। तो अगर यूरोपियन को ये चीज़ खरीदनी पड़ जाए एंड यूरोपियन पीपल हैव टू पे फॉर दिस प्रोडक्ट, कितना पे करना पड़ेगा? हाफ है ना उसके। तो इसका मतलब ये है कि यूरो में इसकी कीमत बनेगी, यूरो में इसकी कीमत कितनी बनेगी? यूरो इन इन यूरो उसकी कीमत होगी 5,000 की यूरो। जो कीमत 10,000 रुपये की, $10,000 की है ना यूएसए में, तो इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक उनको 5,000 पाउंड देंगे, तो इसका मतलब वो $10,000 बन जाएंगे और वो चीज़ खरीद लेंगे। कौन भला? यूरोपियन। क्योंकि 5,000 यूरो देंगे तो 10,000 डॉलर बन जाएंगे वो, और वो फिर वो यूएसए की प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये क्लियर होगी बात? ये पहली स्टोरी है। अब फर्ज करते हैं कि इफ यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट फॉल्स। आप क्या फर्ज करते हैं कि फॉल कर जाता है एंड बिकम्स, फॉल कर गया जी। और अब जो 1 यूरो है वो फर्ज कर लीजिए $1.5 का हो जाता है। ये अब एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है। अब बताइए कि अब वही यूएसए की चीज कितने की पड़ेगी? किनको भला? यूरोपियन को। तो वो कितने की पड़ेगी इनको? तो
इन अब प्राइस जो होगी, प्राइस ऑफ यूएसए प्रोडक्ट फॉर यूरोपियन इज नाउ, अब कितने की पड़ेगी? अब पड़ेगी जनाब उनको 6,667 यूरो की। पहले कितने की वही चीज मिलती थी जब एक्सचेंज रेट ये था? जब एक्सचेंज रेट ये था तो इतने की पड़ती थी, अब एक्सचेंज रेट ये है तो इतने की पड़ती है। तो उन्हें महंगी पड़ गई ना। जब महंगी पड़ेगी तो वो ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? कम। यही मैंने लिखा है कि जब एक्सचेंज रेट कम होगा, यही लिखा है ना मैंने, जब एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, यानी यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट ये कम हुआ है, देखिए ये दो से क्या हो गया, 2 से 1.5 कम हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि परचेजिंग पावर ऑफ द यूरोपियन पर्सन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि चीज़ महंगी होगी ना। पहले चीज़ समझे 5,000 यूरो की आती थी, अब 6,667 यूरो की आती है। तो अब वो एक्सपेंसिव होगी ना, ये बात जो मैंने अभी लिखी कि परचेजिंग पावर ऑफ द यूरोपियन पर्सन कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो इम्पोर्टेड यूएसए प्रोडक्ट आर नाउ मोर एक्सपेंसिव, अब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि पहले 5,000 की पड़ती थी, अब वो कितने की पड़ती है? अब वो 6,667 यूरो की पड़ती है। तो क्या करेंगे अब वो यूरोपियन, क्या करेंगे? सो द यूरोपियन have to pay more to get the same USA प्रोडक्ट, है ना। सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उन्हें अब ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने वाला? यानी वो 1,667 यूरो ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेंगे? देयर फोर दे विल नॉट बाय यूएसए प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं तो खरीदनी कैसे थी? उन्होंने यूरो की सप्लाई देनी थी और उसके बदले में यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाते, वहां जाके यूरो देते मीन्स यूरो की सप्लाई देते और डिमांड फॉर डॉलर करते। तो अब तो वो नहीं खरीदेंगे। जब वो नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? एंड सप्लाई ऑफ यूरो इन एक्सचेंज फॉर डॉलर कम हो जाएगी ना, क्योंकि उन्होंने अगर अमेरिका से चीज खरीदनी होती तो यूरो देते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसकी सप्लाई जाती और डिमांड करते किसकी? डॉलर की, और फिर डॉलर से उस चीज को खरीदते। लेकिन अब तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब सप्लाई जो है वो यूरो की मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये समझ आया कि जब भी एक्सचेंज रेट फॉल करता है, जब भी एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? सप्लाई ऑफ जो यूरो होगी वो कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो मैंने अभी आपको समझाया था, यानी ये वाली चीज़ कि जब भी एक्सचेंज रेट फॉल करेगा तो एक्सचेंज रेट के फॉल करने के नतीजे में क्या होगा? सप्लाई ऑफ यूरो कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप मैंने आपको समझाया ट्रेड इफेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये क्लियर होगी बात आपको, ट्रेड इफेक्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो इफेक्ट्स, दूसरी हेडिंग क्या है? पोर्टफोलियो इफेक्ट्स। देखें जी, जब कोई करेंसी वीक होती है, वीक करेंसी होगी, तो वीक करेंसी का मतलब है कि उसका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। तो उस करेंसी में कोई फॉरेन एसेट्स हैं, उनकी डिनोमिनेशन, फॉरेन एसेट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। जैसे अमेरिका की प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगी, उसी तरह अमेरिका के बॉन्ड भी एक्सपेंसिव हो जाएगा जब एक्सचेंज रेट फॉल करेगा। जैसे उनकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएंगी, उस तरह उनके फॉरेन एसेट्स भी महंगे हो जाएंगे, यानी बॉन्ड्स। फॉरेन एसेट्स मींस
फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, वो भी महंगे हो जाएंगे। जब वो महंगे होंगे तो इसका मतलब ये है कि यील्ड कम हो जाएगी उनके ऊपर, जो यील्ड है वो कम हो जाएगी लोगों को, यूरोपियन नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, तो होल्डर जो होंगे, होल्डर ऑफ यूरो विल नॉट एक्सचेंज और लेस एक्सचेंज देयर यूरो फॉर डॉलर। एक्सचेंज करना क्यों था, क्योंकि उन्होंने वो खरीदना था अमेरिका के बॉन्ड या शेयर्स, लेकिन अब तो नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है, जो क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है यूरो और डॉलर का, वो कम हो गया, जिससे करेंसी क्या हो गई है, वीक हो गई है। और अब वो मोर एक्सपेंसिव हो गए हैं, अमेरिकन जो एसेट्स हैं एक्सपेंसिव हो गए हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया था कि वो एक्सपेंसिव हो गए थे, 5,000 से 6,666 पे 67 पे चले गए थे। तो उनकी यील्ड कम नज़र हो आएगी उनको। तो वो क्या करेंगे, अब वो जो यूरोपियन होंगे उनके पास तो यूरो है ना, वो उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, किसके बदले में, डॉलर के बदले में। क्या ज़रूरत है, जब वो महंगा है तो हम क्यों खरीदें उसको, ठीक है ना जी। तो ये रिजल्ट ये निकलेगा कि जब वो एक्सचेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ये एक्सचेंज करते तो मार्केट में जाके क्या देते, मार्केट में चला जाता यूरो, सप्लाई जाती है ना उसकी, और डिमांड क्या करते, डिमांड करते डॉलर की। सप्लाई ऑफ यूरो, यूरो दे के, यूरो सॉरी यूरो, यूरो देने का मतलब है, यूरो, यूरो की सप्लाई, यूरो देने का मतलब है कि आप यूरो दे के डॉलर लेना चाह रहे हैं, यूरो दे के डॉलर लेना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ आई? सप्लाई ऑफ यूरो का मतलब डिमांड फॉर डॉलर है, क्योंकि जब भी आप यूरो देंगे तो डॉलर लेंगे ना, ठीक है ना जी। ये चीज़ है, ये चीज़ समझें। तो जब वो डॉलर डॉलर की डिमांड ही नहीं कर रहे, डॉलर की डिमांड क्यों करनी थी, क्योंकि उसने उनके एसेट खरीदने थे, ये फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने थे ना, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह। लेकिन वो तो अब एक्सपेंसिव हो गए, और ये जब खरीदते तो फिर डॉलर में खरीदते ना, तो डॉलर की डिमांड करते। तो डॉलर की डिमांड करने का मतलब है कि उन्हें अपने मार्केट में जाके यूरो अपना ये देते, अपना क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, यूरो, यूरो देते, तो फिर ही वो उनको जो है वो जो डॉलर मिलता। ऐसे तो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि डॉलर की जो डॉलर की जो कीमत है, डॉलर की जो कीमत है वो यूरो है। यूरो वो देंगे यूरोपियन और डॉलर खरीदेंगे। तो यूरो की देने का मतलब है यूरो, यूरो की सप्लाई देना। यूरो की सप्लाई असल में डिमांड फॉर डॉलर है, ठीक हो गया। तो इसलिए वो नहीं करेंगे। तो ये दूसरा इफेक्ट समझ आ गया, पोर्टफोलियो इफेक्ट्स। और तीसरा जो है वो वही बात है जो मैं अभी आपसे कर रहा था स्पेकुलेटिव इफेक्ट्स के हवाले से, कि स्पेकुलेटिव के अंदर जो जब भी ये डेप्रिशिएट करेगा, तो जो होल्डर ऑफ द यूरो होंगे ना, वो ये अज्यूम करेंगे कि रेट जो है वो बढ़ेगा अभी, ठीक है ना, बढ़ेगा। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी इस कम रेट पर उसकी सप्लाई देने को रिलक्टेंट हो जाएंगे। वो कहेंगे नहीं जी, अभी हमें देखना है कि अभी तो ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो अज्यूम ये करेंगे कि अभी ये तो बढ़ेगा। तो इस वजह से वो कम कीमत पर सप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है, बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो तीसरा स्पेकुलेटिव इफेक्ट्स है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से शुरू करेंगे, ये जो अदर इन्फ्लुएंसेस ऑफ द, अदर इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ऑन द एक्सचेंज रेट, यहाँ से कल इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। तो ये ख़त्म यहाँ पे, ठीक है जी, ओके।
कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो सर सबा कहती हैं जी, तो सर डायरेक्ट भी तो मार्केटिंग के जरिए डॉलर्स आते हैं कन्वर्ट हो के यहाँ पाकिस्तान में। हाँ आते रहते हैं, वो तो लोग जाते हैं रेमिटेंसीज के थ्रू आते हैं ना, लोग बाहर जाते हैं कमाते हैं और फिर भेज देते हैं। उनको इससे क्या गर्ज है कि डॉलर की कीमत क्या है या नहीं है, वो तो जो बेचारे कमाते हैं इधर भेजते रहते हैं। यहाँ हमने तीन उसमें एंगल में देखा है। एक जो कि ट्रेड के हवाले से देखा है, एक हमने पोर्टफोलियो के हवाले से देखा है, और फिर स्पेकुलेटर के हवाले से देखा है, रेमिटेंसीज के हवाले से नहीं देखा इसको। ठीक है, और कोई बात? और कोई क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।